वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास में, लाइव क्लास में, वो है सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। और यहाँ पर हम सेल को पूरा पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम लगाएंगे इसका सेट्स करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपका चैप्टर जो है आप एंड तक रहेंगे और आपको पहले नोट से समझाया जाएगा, उसके बाद आपका जो है सेट लगाया जाएगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। यहाँ पर ये एक सबसे पहले नोट्स के हिसाब से हम समझते हैं सेल के बारे में। यहाँ पर तो यहाँ पर देख लो कोशिका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों, कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो है वो सेल। जी हाँ, अंग्रेजी शब्द जो कहले कोशिका को वो सेल कहते हैं। अब सेल जो है एक लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। बाद में हम इसका सेट लगाएंगे, पहले अच्छे से चैप्टर को समझना है। ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार ये बता देना है आपको। फिर जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। ठीक है। जिसका अर्थ जो है एक छोटा कमरा है। अब यहाँ पर कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आपको आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं। जल्दी बताइए, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट करें, आवाज आ रही है कि नहीं क्लियर। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका के बारे में। समझ चुके हैं कि कोशिका जो है जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरी बात, कोशिका की खोज अब किसने की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है, यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी। कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी। अब यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है कि संजीव किससे बने होते हैं। संजीव जो होता है, सजीव जो होता है, वो सजीव किससे बने होते हैं। तो जैसे सभी जीव जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये तो सभी को पता है। और फिर कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि अमीबा, यहाँ पर देख लो कैमिडो मोनास, जैसे पैरामीशियम, ये सब बैक्टीरियाज हैं। तथा बैक्टीरिया ये सब जो है आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इन सजीवों को जो है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पर एक होता है बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जैसे फंजाई, फंगाई जैसे हो गया, आप देखते हो पादप तथा जंतु, सभी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सजीव किसे कहते हैं आप समझ चुके हो। दो तरह के सजीव हैं यहाँ पर, एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। नोट करने की बात यहाँ पर है एक की कोशिका की जो आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप हो। कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है। और जैसे एक कोशिकीय अमीबा, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। जैसे उदाहरण तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं चैप्टर में। आगे चैप्टर में है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार शरीर के जो है विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कार्यों के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है। अंतः इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। जैसे कार्य इसका देख लीजिए, पहला जो कार्य होता है कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट कर सकते हो कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन होता है।
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोशिका जो है वो किससे बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो कोशिका को जो है संरचनात्मक संगठन क्या है, ये भी क्वेश्चन है। तो कोशिका में जो है विभिन्न घटक होते हैं जिनमें कोशिकांग कहते हैं, जिसे कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होती है। तो कोशिका के अंदर जो है होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं कोशिकांगों के कारण संभव है। अब कोशिका सिद्धांत यहाँ पर देख लो, एम स्लाइडेन तथा टी सॉन ने प्रस्तुत किया था। कोशिका का जो सिद्धांत है ये याद रखना। बाकी ये जो आपका देख लो, ये बैच चल रहा है आपका टीआई 4.0 के लिए विजेता बैच, इस बैच का नाम है। चाहे आप कोई से भी क्लास के हो, आप इस जो बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव पढ़ाया जाता है, ऐप पर पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 199 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास, ठीक है। इसमें आपको डेली बिलोंगिंग टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो जल्दी से इसको एनरोल करो, ठीक है, लिमिटेड ऑफर है। आगे चलिए चलते हैं, आगे इस चैप्टर में क्या कुछ कहा जाता है, चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आगे चैप्टर है सांद्रता। सांद्रता यहाँ पर क्या होती है, बढ़ जाती है। और कोशिका के जो है बाह्य पर्यावरण में लगभग CO2 यानी क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसकी सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। अंतः कोशिका के अंदर और बाह्य सांद्रता में अंतर के कारण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर एक है परासरण, क्या होता है, तो जब जल भी विसरण के नियमों के अनुकूलन व्यवहार करता है और जल के अणुओं की जो है गति जब वर्णात्मक जो पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। और यहाँ पर परासरण समझ चुके हैं, एक होता है परासरण होता है तो किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखे तो निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। अब जैसे क्या क्या हो सकती है, पहला जैसे हो सकती है कि यदि कोशिका, यहाँ पर पॉइंट है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जो है जल विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसा विलयन को अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की मात्रा के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समयसारी विलयन कहते हैं। अब एक होता है यहाँ पर थर्ड में, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दावी विलयन कहते हैं। अब परासरण विसरण की एक जो है विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, ठीक है। आगे चैप्टर क्या करता है, आगे नोट देने वाली बात यहाँ पर है, चैप्टर है कि प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लचीला होता है और यह जो है कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब इसमें कोशिका झिल्ली पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर अमीबा अपना जो है भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। और एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या कहलाती है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है और यह जो है पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ कोशिका झिल्ली सहित संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुचन कहते हैं, ठीक है। आगे होता है, एक होता है केंद्रक। केंद्रक क्या कहलाता है, तो कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार डॉट के समय समान, मतलब डॉट के एक समान जो होता है, आप बिंदु देखो उसके समान ही संरचना, एक संरचना ये जो है दिखाई देती है और इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। और केंद्रक के चारों ओर जो है दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। एक नोट करने की बात है कि केंद्रक में जो है क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय यहाँ पर छड़ाकर दिखाई
पढ़ते हैं और क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणुओं के रूप में अगली जो कोई संतान होती है उसमें जाते हैं। अब देख लो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए के जो है क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया कुछ मतलब बैक्टीरिया जैसे कुछ जो है जीवों में कोशिका को जो है केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि जो है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और ऐसे जीव जिसका कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, जिसमें नहीं होता है वो ध्यान देना उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए, और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है? डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस आइए समझते हैं। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, पहला पॉइंट देखो, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या है यूकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होता है। वही झिल्ली युक्त जो है कोशिका अंग नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें क्या होता है? केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन एक से अधिक क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ होता है और गोल्जी उपकरण जो है पूर्ण विकसित रूप स्पष्ट होता है इसमें। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपका सेल कहला गया। एक होता है कोशिका द्रव्य, ये दोनों अंतर हो गया। बाकी एक होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ द्रव्य होता है और इस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है और कोशिका द्वारा तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर लगभग जो है जीव द्रव्य इसे कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य इसे कहते हैं। एक होता है कोशिका अंगक। अब ये कोशिका अंगक क्या है? अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा राजधानी आदि महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसकी बनावट जो है प्लास्टिक के समरूप होती है। यह दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, आरईआर इसे कहते हैं, और एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, एसईआर कहते हैं। तो आरईआर पर जो है राइजोम्स लगे होते हैं और राइजोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। एसईआर वसा अथवा लिपिड अणुओं के बने हो में सहायता करती है बनने में, और कुछ प्रोटीन जो है तथा वसा जो है कोशिकाओं झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। तो इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवित जनन कहते हैं, ठीक है। चलिए, आगे होता है ईआर। ईआर क्या है? तो ईआर का एक जो है कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। अब यहाँ पर कशेरुकी जंतुओं की यकृति कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये ईआर का काम है। एक होता है गोल्जी उपकरण, बाकी हम आगे सेट लगाने जाएंगे इसका, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं। एक होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका होती है जो एक दूसरे के समांतर रूप में व्यवस्थित रहती है। इन्हें कुंडिका कहते हैं। अब इन झिल्लियों का जो संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और ईआर में जो है संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो गोल्जी उपकरण में जो सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है तथा लाइसोम्स भी बनाया जाता है, ठीक है, लाइसोम्स भी बनाया जाता है। बाकी यहाँ पर लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है चैप्टर का। यहाँ पर देखो एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लाइसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब समझ लेते हैं पहले। तो लाइसोम्स क्या कहलाता है? लाइसोम जो है वो कोशिका का जो है अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, ठीक है। और यह जो है बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिकाओं को साफ करता है। और लाइसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी
एंजाइम होते हैं जो सभी पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। और कोशिका यहाँ पर उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त था तो मृत हो जाती है ये, तो लाइसोम्स फट जाते हैं और लाइसोम्स अपनी कोशिकाओं को पाशित कर देते हैं, इसलिए लाइसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहोगे, तो इसे जो है कोशिका का विल्ली घर कहते हैं। ठीक है, विल्ली घर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जीवन के लिए विभिन्न रासायनिक क्रियाओं मतलब क्रियाओं जो है इसको करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म ज्यादा यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होता है, एटीपी एंडी नोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्रदान होता है, ये फुल फॉर्म है इसका। इसके रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, वह भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। एक होता है यहाँ पर प्लास्टिड। तो प्लास्टिक ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन प्लास्टिड है तथा एक होता है यूकोप्लास्ट जो श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होता है। तो क्लोरोफिल यहाँ पर युक्त वर्णक प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें स्ट्रोमा में स्थित होती है और प्लास्टिड में अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। एक होता है रसधानियां, ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो रसधानियां ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती है। जंतु कोशिकाओं में ये जो है छोटी तथा पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है और पादप कोशिकाओं के जो है रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है और यह जो है कोशिकाओं को यहाँ पर सफेदी तथा कठोरता प्रदान करता है। और रसधानियों में पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन स्थित होती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था, अभी चैप्टर का हम क्या करेंगे, लगाएंगे सेट। और अब आपका टेस्ट होगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है और आपने कितना सही सही आप क्वेश्चन बना सकते हो इससे। तो आइए अब हम उसका पीडीएफ खोल लेते हैं सेट का, उसके बाद हम इसका सेट लगाने जा रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तो आइए, अब आइए हम सेट लगाएंगे। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए सेल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, कहता है कि तारक केंद्रक का कार्य है। तारक जो है वो केंद्रक का कार्य है किसका, डीएनए संश्लेषण, तर्क निर्माण, श्वसन या फिर जनन। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। 4 नंबर में आपका क्या आंसर हो जाएगा चारों का, जल्दी बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बताएं। आंसर जो होगा इसका, तारक केंद्र का कार्य जो है वो होता है तर्क निर्माण। तर्क निर्माण इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या फिर एंजाइम पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, लाइसोम कहलाते हैं, केंद्रक कहलाते हैं या फिर तारक काय कहलाते हैं। तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर। 2 नंबर का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। लाइसोम्स इज करेक्ट आंसर, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहता है पादप। आगे क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है पादप कोशिकाओं के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं,
या फिर डीविटेओ शॉक कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या फिर कोशिका भित्ति कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर का? सी इज करेक्ट आंसर, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। 4 नंबर, जी हाँ, ए नंबर, बहुत बढ़िया। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर का देख लो, ए नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर का करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, पोषण संबंधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, सभी। किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए नंबर। ए नंबर करेक्ट आंसर है 5 नंबर का। 5 नंबर का आंसर होगा डी, क्योंकि अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, सभी में आपका जो है आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या फिर सभी? सबसे लंबी कोशिका, जल्दी बताइए, 6 नंबर का क्या हो जाना चाहिए? सबसे लंबी कोशिका। ए नंबर। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता? निम्न में कौन शेष जो है 3 मेल नहीं खाता, तीनों से मेल नहीं खाता? ईआर, गोल्जी, फिर यहाँ पर प्लास्टिड, या फिर लाइजोम्स, जल्दी बताइए। 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से शेष 3 से मेल नहीं खाता। सी नंबर करेक्ट आंसर, प्लास्टिड। आगे क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यहाँ पर देख लो, एटीएस, राइजोम्स, केंद्रिका, केंद्रक, या फिर सभी। जल्दी बताइए, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यहाँ पर एटीएस को यहाँ पर मिटा दीजिए, ये कुछ और टाइप हो गया है, तो हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। राइजोम्स, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक, या फिर सभी। क्या हो जाना चाहिए? नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। क्या हो जाएगा? आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पर राइजोम्स ना होगा, ना केंद्रिका होगा, या फिर ना केंद्रक होगा। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन होता है। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, सिलिया, या फिर क्रिस्टी। जल्दी बताइए, 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका झिल्ली में नहीं पाई जाती है। 9 नंबर का करेक्ट आंसर। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्रिस्टी। डी नंबर इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। फ्लैगला, डेस्मोसोम्स, यहाँ पर देख लो, पुरजीवन, या फिर सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं।
डी नंबर करेक्ट आंसर। ये तीनों चीज जो है इसमें पाए जाते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तारका के तारक काय पाया जाता है। तारक काय जो है वो पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में। 11 नंबर का है। एक और ऑप्शन है डी नंबर। चलो डी नंबर को हटा देते हैं हम। यही तीनों में से कोई आपका आंसर होगा, जल्दी बताइए। तारक काय पाया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर आपका? कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में। 11 नंबर का ए नंबर करेक्ट आंसर, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ए नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम अवधर्न है कितना? 100x, 1000x, या फिर 20,000x, या फिर 2 लाख? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम अवधर्न है कितना हो जाएगा? 12 नंबर का। बी नंबर। बी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2 लाख x। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो एक अधिकतम अवधर्न होता है वो लगभग 2 लाख x होता है। एक होता है सेल कोशिका जिसे कहते हैं। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सा आंसर है, व्लाइडेन और श्वान, या फिर वाटसन और किक, नॉल और रस्का, या फिर रॉबर्ट हुक। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से पूछा जा रहा है, ध्यान देना। ठीक है, जल्दी बताइए। इसका आपको आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। डी नंबर। डी नंबर करेक्ट आंसर है। डी नंबर इज करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल की खोज इन्होंने की थी इसलिए। आगे क्वेश्चन है 1665 में वो भी। और आगे क्वेश्चन है, ईआर जुटा रहता है। ईआर जो है वो जुटा रहता है किससे? गोल्गी से, कोशिका झिल्ली से, केंद्रक झिल्ली से, या फिर सभी से? ईआर जो है 14 नंबर का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ईआर जुटा होता है। आंसर होगा डी, सभी से जुटा होता है। गोल्गी से भी, कोशिका झिल्ली से भी, केंद्रक झिल्ली से भी, सभी से। निम्न में से किसका विकास पहले हुआ? निम्न में से किसका विकास पहले हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्गी का, केंद्रक का, लाइजोम्स का? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, केंद्रक, लाइजोम, किसका उत्पत्ति जो है, किसका विकास जो है सबसे पहले हुआ था? 15 नंबर का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है। ए नंबर, बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि एफएफ कणों में से ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है? एफएफ कण है, उसमें ऐसा क्या होता है जो एटीपी का जो है संश्लेषण होता है? जल्दी बताइए। एंड ट्राइफॉस्फेट, जल्दी बताइए। इसका जो है संश्लेषण होता है एफएफ का। प्रोटीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन पंच, या फिर फ्रेब्स चक्र? 16 नंबर का करेक्ट आंसर। 16 नंबर का करेक्ट आंसर डी। नहीं, 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्रोटीन पंच से राइट आंसर होगा। आगे, प्लास्टिड के प्रकार हैं। प्लास्टिड के प्रकार हैं क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इनमें से सभी? क्रेब्स। आगे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? प्लास्टिड के प्रकार है, इनमें से सभी। प्लास्टिड के सभी प्रकार है, ठीक है, इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, कहा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोप्लास्टेड रूपांतरित हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लीजिए, इसका इधर है। ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोनोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, या फिर सभी में?
जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या कहता है। प्रोप्लास्टेड रूपांतरित हो सकता है किसमें? प्रोप्लास्टेड रूपांतरित हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोनोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, सभी में। आंसर जो हो जाएगा इसका 18 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर, सभी। केंद्रक नियंत्रित करता है, केंद्रक जो है वो नियंत्रित करता है कोशिका के विभिन्न कार्यों का, केंद्रिका संश्लेषण को, आनुवंशिकता को, या फिर सभी को। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक नियंत्रित करता है, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या डी हो जाना चाहिए 19 नंबर का? बहुत बढ़िया, डी नंबर, सभी को। सभी को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनपायी स्तनपायी के लाल रक्त कोशिका में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होते? ठीक है, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होते हैं? तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? संश्लेषण के समय, परिपक्व होने पर, या फिर मरने के समय, या फिर ए एंड बी दोनों के समय। 20 नंबर का आंसर होगा आपका बी नंबर, परिपक्व होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? फेज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है, या फिर ये क्या हो गया, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत टाइप हो गया, ठीक है, इन दोनों को कट कर देते हैं। आगे और ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रो डिसेक्शन, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। कोशिका की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या डी हो जाना चाहिए 21 नंबर का? 21 नंबर का आंसर होगा आपका बी। 21 नंबर का आंसर होगा आपका बी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? बहुत से सिंपल सवाल है। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, जेनसन, स्लाइडेन, एडमंडसन। ठीक है, जल्दी बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? कोशिका सिद्धांत का पूछ रहा है, ना कि खोज पूछ रहा है, तो ध्यान से लगाना। जल्दी बताइए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसका आंसर क्या बी होना चाहिए? लुईन हुक कैसे लगा रहे हैं? लुईन हुक कैसे लगा रहे हैं? एक हो सकता है कि आप खोज कर रहे हो, तो खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्वान ने सिद्धांत दिया था, कोशिका का प्रतिपादन किया था उन्होंने। खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन आपका जो है स्लाइडन एवं स्वान ने यहाँ पर सिद्धांत दिया था। तो आंसर डी हो जाएगा, इसलिए सोच समझ के बोला था लगाने के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम्स। जल्दी बताइए, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से किस निश्चित रूप में पाया जाता है? सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 23 नंबर का करेक्ट आंसर, आंसर है डी, बहुत बढ़िया, राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, अंतर अंतर प्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतर, वसा का निर्माण, अंत कोशिका परिवहन, इनमें से सभी। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बताइए। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। डी नंबर, बहुत बढ़िया, इनमें से सभी इस करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसे एक सजीव है? सजीव आपके तो दो प्रकार का मैंने बता दिया था, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय।
अब यहाँ पर ध्यान देना, इनमें से किस सजीव कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जाइलम, वाहिनी, वाहिनी कांसिका, या फिर सखी कोशिकाएं, या फिर जाइलम पेनकाइमा, जाइलम पेनकाइमा, और एक है आपका चलनी कोशिकाएं। तो इन सभी में से कौन से में से केंद्रक नहीं होता? जल्दी बताइए, केंद्रक इनमें से किसी में नहीं है, तो कौन सा ऐसा चीज है? ऐसा कौन सा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन है, चारों में बताइए। वो भी ये सब सजीव कोशिकाएं हैं, जल्दी बताइए। आंसर होगा आपका डी नंबर, बहुत बढ़िया है, चलनी कोशिकाएं। चलनी कोशिकाएं इज करेक्ट आंसर। समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। समुद्र का जो जल है वो समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है। हाइपरटेनिक, हाइपोटोनिक। फिर देख लीजिए, दो ऑप्शन यहाँ पर 26 नंबर के हैं, तो सी और डी को मैं कट ही कर देता हूँ। आप यही दोनों में से कोई आंसर लगाइए 26 नंबर का। क्या हो जाएगा 26 नंबर का करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा जल्दी बताएं। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र का जल, समुद्री जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है हाइपरटेनिक। बहुत बढ़िया, ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। में पर वसा का संश्लेषण होता है। में पर वसा का संश्लेषण होता है। ईआर, एसईआर, आरईआर, या फिर लाइजोम? जल्दी बताइए, में पर वसा का संश्लेषण होता है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर एसईआर होगा, राइट आंसर एसईआर। ठीक है, एसईआर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, या फिर कोशिका भित्ति? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इनमें से कौन आपका आंसर हो जाना चाहिए 28 नंबर का? 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, कोशिका झिल्ली इज करेक्ट आंसर। कोशिका झिल्ली जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। एक मिनट। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस आत्मघाती थैली कहते हैं? किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? तो ये सिंपल सा आपका आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ठीक है, सुसाइड बैग किसे कहते हैं जल्दी बताइए। लाइजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट, या फिर अंत्र प्रादवीय जालिका? 29 नंबर का सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, 29 नंबर का। लाइजोम्स को कहते हैं, और किसको कहेंगे? ए नंबर, लाइजोम्स को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में जो गैस होता है, गैस का आदान प्रदान, चाहे O2 या फिर CO2 का आपका लेना छोड़ना, उसका गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण, विसरण, संकोचन, या फिर वाष्पोत्सर्जन? जल्दी बताइए 30 नंबर का क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आंसर? हाँ बहुत बढ़िया, बी, डी नंबर लिख रहे हैं। डी नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा? ये तो नहीं होना, आपका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। यहाँ पर एच हो गया है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर देख लो ये बी है। ठीक है, तो बी आपका आंसर होगा, विसरण इज राइट आंसर। विसरण इज राइट आंसर। अच्छा, आपने बी कह रहे थे, आपने डी कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपका आंसर बी। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति परासारी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी, या फिर कोशिका संकुचित हो जाएगी, या फिर कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा? या फिर इनमें से कुछ नहीं होगा? जल्दी बताइए।
जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है कोशिका के साथ? कोशिका फूल जाता है, या फिर कोशिका संकुचित हो जाता है, या फिर कोशिका जैसा रहता है वो वैसी ही रहती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता उसके साथ? ए नंबर। क्या आंसर आपका ए होगा? 31 नंबर का आंसर क्या ए होगा? आंसर होगा आपका बी नंबर। कोशिका संकुचित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? जिसने अभी लाइव क्लास जो है वो देर में ज्वाइन किया है तो उनको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, प्रासरण एंडोसाइटोसिस द्वारा, या फिर एंडोसाइटोसिस द्वारा, या फिर संकुचन द्वारा? 32 नंबर का क्या हो जाएगा? 32 नंबर का ए नंबर। क्या ए होगा? ए होगा 32 नंबर का करेक्ट आंसर। आंसर जो होगा 32 नंबर का बी होगा। परासरण एंडोसाइटोसिस के द्वारा पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ठीक है, जल का अवशोषण पूछ रहे हैं। विसरण तो हो गया आपका, क्या ये इसमें पौधे की बात कर लें तो इसमें तो ऑक्सीजन और CO2 जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है पौधों में। अभी आपको पहले ही क्वेश्चन बताया गया था तो आपने बी ए लगाया है, तो ये नहीं होगा, परासरण एंडोसाइटोसिस द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति परागम्यता, अपारगम्यता, या फिर चयनित, या फिर अर्ध परागम्यता, या फिर कभी पूर्ण परागम्यता तो कभी अपार परागम्यता? जल्दी बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? 33 नंबर का, 33 नंबर का करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, चयनित या फिर अर्ध परागम्यता। आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? 34 नंबर का क्या आ जाएगा आंसर? पाइलाई, यहाँ पर देख लो, पाइला कोइंस, या फिर सिस्टर्नी, या फिर क्रिस्टी, एक और आ जाता है, ये कौन सी लैंग्वेज में है? चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। आपका इन्हीं तीनों में से कोई आंसर हो जाना चाहिए 34 नंबर का। जल्दी बताइए, इसको हम हटा ही देते हैं। 34 नंबर का इन्हीं तीनों में से कोई आंसर होगा? क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताएं। आंसर जो होगा आपका 34 नंबर का वो हो जाएगा सी नंबर, क्रिस्टी इज राइट आंसर। क्रिस्टी इज राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आंसर आपका क्रिस्टी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन यहाँ पर देख लो, कह सकते हैं कि जात्म हत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और जात्म हो गया, यहाँ पर इसे आत्महत्या लिखना चाहिए। ठीक है, यानी आत्महत्या, यानी आप कहो तो इसको सुसाइड बैग है, सुसाइड बैग है। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो इनमें से कौन जो है सुसाइड बैग की थैली कहलाती है? ठीक है, सुसाइड बैग कहलाती है। ए नंबर, क्या ए होगा इसका आंसर? आंसर आपका जो हो जाएगा 35 नंबर का करेक्ट आंसर ए, लाइजोम्स। ठीक है, इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक, या फिर गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से सभी में? जल्दी बताएं, किसमें डीएनए पाया जाता है? 36 करेक्ट आंसर, केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक गुणसूत्र में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? यहाँ पर देख लो, बैक्टीरिया की, अमीचा की। ठीक है, अमीचा लिखा गया है, क्या हो रहा है? अमीबा होगा, अमीबा, ये अमीबा है। ठीक है, तो किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? बैक्टीरिया, अमीबा। 29 नंबर का दो ऑप्शन और है, पीछे देख लेते हैं, आइए। और ऑप्शन है आपका पैरामीशियम या फिर वायरस। किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? सिंपल सा आपका सवाल है।
सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मैं ऑप्शन ए लिख देता हूँ इधर, बी लिख देता हूँ इधर। एक आपका हो गया अमीबा, अमीबा ठीक है। एक आपका अमीबा हो जाता है, और एक क्या था ऑप्शन पहले वाला? एक और ऑप्शन था यहाँ पर बैक्टीरिया था, ठीक है बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक और ऑप्शन बैक्टीरिया। तो जल्दी बता क्या हो जाएगा आपका आंसर। चार ऑप्शंस हैं, चारों में क्या हो जाएगा आंसर? 40 का नहीं आपका आंसर देना है, यहाँ पर देना है 39 का आंसर। 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इस करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो वायरस की हुई थी, वायरस की। आगे 40 का क्वेश्चन आंसर देना है, मनुष्य के गैमीट्स शुक्राणु या फिर अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं 40 नंबर का? 22, 23, 22 जोड़ा या फिर 23 जोड़ा? डी नंबर, बहुत बढ़िया, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। डी नंबर इज करेक्ट आंसर, 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कोशिकांग पाया जाता है? केंद्रक, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या फिर लाइसोम्स? जल्दी बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिकांग पाया जाता है? केंद्रक, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, लाइसोम्स? 41 नंबर का करेक्ट आंसर। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी नंबर करेक्ट आंसर, राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कहा जाता है? इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या फिर राइबोसोम्स? किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्रक कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया भी है क्लास में। जल्दी बताइए। बी नंबर, बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका आंसर होगा आपका। बी नंबर आपका आंसर होगा 42 नंबर का। बी नंबर माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इनमें से माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्रक है, केंद्र है? इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स या फिर लाइसोम्स? इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्रक है? जल्दी बताइए। प्रोटीन निर्माण का केंद्रक पूछा जा रहा है। सी नंबर, बहुत बढ़िया, आपका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इज करेक्ट आंसर, राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण का केंद्रक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? वेंडा अल्टमान। 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को छोड़ ही देते हैं, वेंडा या फिर अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? बी नंबर। क्या बी हो जाएगा इसका आंसर? आंसर जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेंडा हो जाएगा। वेंडा इज राइट आंसर, अल्टमान नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा जा रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेंडा हो जाएगा। उत्पत्ति नहीं पूछा जा रहा है कोशिका की। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को बोने का कार्य जीन द्वारा होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को बोने का कार्य जीन द्वारा होता है, किसने बतलाया? जोहानसन, वेंजा या फिर फ्लेमिंग या फिर माँ? आंसर 45 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ए नंबर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ए नंबर इज करेक्ट आंसर, जोहानसन। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिका नहीं है, बहुकोशिकीय नहीं है। अमीबा, क्या अमीबा बहुकोशिकीय है? ये तो एक आपका कोशिकीय आ जाता है, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। मलेरिया परजीवी, 46 नंबर का, मलेरिया परजीवी नहीं, ये भी तो आपका एक कोशिकीय ही है। काला सवर परजीवी, ये भी तो कोशिकीय है, यानी बहुकोशिकीय नहीं है, तो आंसर डी होगा, यानी इनमें से कोई बहुकोशिकीय है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है डी नंबर, डी नंबर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की जो है वृद्धि जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा, 47 नंबर का, कोशिका झिल्ली के द्वारा, गोल्जी उपकरण द्वारा, केंद्रक द्वारा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा? कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? 47 नंबर का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए।
सी नंबर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, केंद्रक इज करेक्ट आंसर, सी नंबर करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका वीति होती है, कोशिका वीति होती है 48 नंबर, अर्ध परागमय, परागमय, चयनात्मक, परागमय या फिर इनमें से सभी, क्या हो जाएगा 48 नंबर का? बी नंबर करेक्ट आंसर, परागमय। आगे क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। 49 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताएं। 49 नंबर का सी, सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 49 नंबर का सी नंबर करेक्ट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिका बके सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, जंतु कोशिका बके सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या फिर केंद्रक झिल्ली। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए नंबर, क्या ए होगा इसका आंसर? आंसर जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा 50 नंबर का, बी इज करेक्ट आंसर, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आपका पूरा जो है आज का जो क्लास यहीं तक समाप्त होता है। फिलहाल जो क्लास जो नहीं कर पाए, लेट से जुड़े, उनको जो है थोड़ा देर के बाद आपको रिकॉर्डेड बैच भी आपको देखने को मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाके आप वहां से देख सकते हो। थोड़ा रिकॉर्डिंग वाला जो है सेक्शन वो अपलोड होने में टाइम लगता है 1 घंटे, तो 1 घंटे के बाद आप उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्लास को जो नहीं कर पाए, बाकी जो है क्लास आपका यहीं तक एंड होता है। और चलिए अब कल की क्लास में मिलते हैं 7 PM में, आप हमेशा रेडी रहें। ठीक है, बाकी फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। चलिए, बाकी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर जिनको जिनको क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो कॉल करके, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास। मात्र 199 रुपये में आपको क्लास करवाया जा रहा है, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करवाई जा रही है। आप किसी भी क्लास से हो, ठीक है, आपकी सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, तो अभी कॉल करें। चलिए, बढ़िया सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। चलिए मिलते हैं फिर कल के क्लास में, बाय।